Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. लास्ट एक वीक से डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस पोस्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, बट अब आज से डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस रेगुलरली पोस्ट होंगे। एंड जो लास्ट एक वीक के आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए, उनको मैं आगे के वीडियोस में इंक्लूड करते रहूँगा। तो आज के आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट आर्टिकल है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के ऊपर, एंड ये न्यूज़ में है क्योंकि बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं नारायण राणे, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के जो रूल्स हैं उनके वायलेशंस के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए। एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, एक्सप्लेन देम इन डिटेल। तो इसलिए आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो रूल्स हैं वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। किस एरिया को कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 बोला जाता है, किसको 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के ऊपर। तो अब थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के ऊपर। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स फर्स्ट टाइम नोटिफाई हुए थे 1991 में। इसके बाद इनको अपडेट किया गया था 2011 में, एंड अब लेटेस्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन्स आए हैं 2019 में, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपैरिजन बिटवीन 2019 एंड 2011 का जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स था। बट ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 को देना। अब अगर बात करें कि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इन रीजन्स को रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। इन जैसे हमने इंटरनेशनल लॉज देखे थे आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स और इंटरनेशनल वाटर्स के लिए होता है। सिमिलरली कोस्टल रेगुलेशन जोन्स आपके कोस्टल एरियाज के रेगुलेशन के लिए होता है, जो हर कंट्री अपने अपने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स फ्रेम करती है। इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है क्योंकि ये आपका सोवरेन टेरिटरी है। एंड ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इस लॉ के अंडर नोटिफाई करते हैं। तो अब ब्रीफली देख लेते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फाउंडेशन बैचेस में अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। अभी डेली करंट अफेयर्स में ब्रीफली इसको देख लेते हैं। एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को समझाने के लिए ये इमेज मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। इसमें इमेजिन करो ये आपका शोर लाइन है। शोर लाइन मीन्स जनरली जो सी वाटर है वो इस लाइन तक हमेशा रहता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये हो गया आपका शोर लाइन। अब मुझे अगर इसका हाई टाइड और लो टाइड लाइन मार्क करना हो तो वो कैसा होगा, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सपोज लो टाइड के टाइम ये सी वेव्स हमेशा यहाँ तक आके रिसीड कर जाते हैं यहाँ, तो जो ये लाइन है ये आपका डिमार्केट हो जाएगा एज अ लो टाइड लाइन। सिमिलरली जब हाई टाइड्स आते हैं तो सपोज ये हाई टाइड के टाइम सी वाटर यहाँ तक आके रिसीड करता है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके बोलेंगे इसको हाई टाइड लाइन। तो अब इस डायग्राम में ये हो गया आपका लो टाइड लाइन एंड ये लाइन हो गया आपका हाई टाइड लाइन। एंड ये जो एरिया है हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में, दैट इज द जोन बिटवीन द टू टाइडल लाइंस, हाई टाइड लाइन एंड लो टाइड लाइन। एंड इस एरिया को हम लोग बोलेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। जो 2019 का आपका एक्ट है उसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 कौन सा है, ये एरिया जो दोनों टाइडल लाइंस के बीच में है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर टाइडल जोन। एंड इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी इको सेंसिटिव एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, स्वॉम्प्स, तो उसको भी हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में नोटिफाई करेंगे। एंड ये जो CRZ के नॉर्म्स हैं इसमें बहुत सारे कंडीशंस भी हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसको ये नोटिफाई किया जाएगा, अगर इस तरीके से हुआ तो इसको ऐसे नोटिफाई किया जाएगा। हम लोग को उन एक्सेप्शंस के डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 किसको बोलेंगे, एंड अगर कोई इको सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे तो उसको भी हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 करके नोटिफाई करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। ये जो आपका लो टाइड लाइन है, ये लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, इस एरिया को नोटिफाइड किया है एज कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है फ्रॉम लो टाइड लाइन, ये है आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2 और 3 इस एरिया के लिए केटर करते हैं जो डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड रीजन्स है। अगर एरिया डेवलप्ड है तो उसको हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज के कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं तो उसको हम लोग CRZ 2 में नोटिफाई करेंगे। अगर वो अनडेवलप्ड एरिया है, फॉर एग्जांपल रूरल एरिया, तो उसको हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 में नोटिफाई करेंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल जो हाई टाइड लाइन है वहाँ से 50 मीटर्स तक नो डेवलपमेंट जोन होगा, दैट मीन्स वहाँ तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये पहले 500 मीटर्स तक था कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स 2011 में, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने डाइल्यूट किया है थोड़ा, एंड अब से 50 मीटर्स तक ही नो डेवलपमेंट जोन होगा।
बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, तो इस डिटेल्स में फ़िलहाल हम लोग को नहीं जाना है। ये सब चीज़ें मैंने रेगुलर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बस आपको एक ब्रीफ आइडिया देना है एंड किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2019 अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देना है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के वायलेशन से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स और आएंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के ऊपर फ्यूचर में, जिसको हम लोग डिटेल में उस टाइम कवर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आईपीसीसी के क्लाइमेट रिपोर्ट के ऊपर, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट रिपोर्ट एक आया हुआ है जिसमें हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं, एंड ये आपको डायरेक्टली नोट कर लेना है अपने नोट्स में, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पे एक क्वेश्चन आना ही है, एंड ये सारे फैक्ट्स कहीं पे भी आपको काम आ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट आया है इसमें सी लेवल चेंजेस के ऊपर बात करें तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रेडिक्शन है कि अगर करंट लेवल पे ही एमिशंस होते रहे जैसे फ़िलहाल हो रहे हैं, तो जो सी लेवल है वो अराउंड 44 से 76 सेंटीमीटर से राइज करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, दैट इज़ 2100। बट अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फास्टर एमिशन कट्स लेके आते हैं तो ये सी लेवल राइज को हम लोग 28 मीटर्स से 55 मीटर्स तक लिमिट कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। बट थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हमारा एमिशंस और ज़्यादा बढ़ गया करंट स्टैंडर्ड से, ये 2 मीटर्स तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो सी लेवल चेंज से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन ये है कि 2050 तक ग्लोबल टेम्परेचर अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो सकता है, जिसको बहुत टाइम से इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज में हम लोग लिमिट करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड अगर 1.5 डिग्री से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो हिमालयन रेंजेस पे इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेंगे, एंड चमोली डिजास्टर जैसे जो इंसिडेंट्स हैं ये फ्रीक्वेंटली ऑकर होने लगेंगे, ये इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो इंडिया स्पेसिफिक जो चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन की वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, एंड चमोली डिजास्टर जैसे जो फ्लड्स हैं या फ्लैश फ्लड्स हैं ऐसे केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो इनडायरेक्टली जो इंडिया के हिमालयन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में डिज़ास्टर्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मेंशन है, इसके स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अनअवॉइडेबल होंगे, एंड वर्ल्ड जो है वो मल्टीपल क्लाइमेटिक हैजार्ड्स फेस करेगा। एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम इवेंट्स कुछ इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स पे, क्योंकि जो करंट लेवल ऑफ एडेप्शंस है या टॉलरेंस है हमारा उसके बियॉन्ड हमको पुश करेगा ग्लोबल वार्मिंग। तो जो आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग विल इम्पैक्ट द ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, एक्सप्लेन, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड यहाँ पे आपको चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि कैसे जो एडेप्टेशंस हैं ह्यूमंस के ट्रॉपिकल रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में या आर्कटिक रीजन्स में, कैसे इन चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है वो आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ में, जिसको यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है कि सिटीज़ लाइक पटना एंड लखनऊ आर अमॉन्ग द सिटीज़ प्रेडिक्टेड टू रीच द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हो जाता है इम्पॉर्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर। सी नॉर्मली जो आपका सरफेस एयर टेम्परेचर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं एक नॉर्मल थर्मोमीटर से, जिसको बोला जाता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। बट नॉर्मल थर्मोमीटर में जब टेम्परेचर मेजर किया जाता है उस टाइम पे उसके बेस पे एक वेट क्लॉथ जब लगा के टेम्परेचर चेक किया जाता है तो इसको साइंटिस्ट वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉथ है ये 100% सैचुरेटेड होता है। दैट मीन्स ये ह्यूमिडिटी को भी कंसिडर करता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में हम लोग ह्यूमिडिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर में हम लोग ह्यूमिडिटी को भी कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स ये ज़्यादा होलिस्टिक है एंड ज़्यादा एक्यूरेटली टेम्परेचर को बताता है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप गूगल पे टेम्परेचर देखते हैं तो वहाँ पे आता है कि टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक 24 डिग्री सेल्सियस। ये जो फील्स लाइक है दिस इज़ नथिंग बट योर वेट बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि ड्राई एयर टेम्परेचर तो 22 है बट ह्यूमिडिटी के वजह से आपको ज़्यादा गर्मी फील होगी, जो कि सिमिलर होगा 24 डिग्री सेल्सियस तक के एयर टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड साइंटिस्ट के हिसाब से 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर ये मैक्सिमम लिमिट है जो ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकता है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी का फंक्शनिंग इनइफेक्टिव हो जाएगा एंड प्रोलॉन्ग पीरियड तक 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब टेम्परेचर होने की वजह से ये ह्यूमंस के लिए फेटल भी हो सकता है। तो अब आपको इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस समझेगा जब ये बोल रहे हैं कि लखनऊ और पटना में वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
दैट मीन्स ये मैक्सिमम लिमिट है ह्यूमन बॉडी के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। एंड अगर टेम्परेचर यहाँ तक जा सकता है, इसका मतलब फ्यूचर में सर्वाइवल भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ह्यूमंस के लिए। सिमिलरली यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि इफ emissions continues to rise, तो cities like भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, इन सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है एज रिस्क ऑफ रीचिंग वेट बल्ब टेम्परेचर्स ऑफ 34 to 32 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये जो सारे सिटीज़ हैं, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, काफ़ी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स आए हैं इस पैराग्राफ में, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकता है वेट बल्ब टेम्परेचर का, वो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो रिपोर्ट में फैक्ट्स मेंशन्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं वेट बल्ब टेम्परेचर वगैरह, इनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके मैप मार्किंग क्वेश्चंस के लिए। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप मार्किंग के लिए, ये है दाल लेक। एंड दाल लेक में चार चिनार आइलैंड है, ये यहाँ पे न्यूज़ में है, एंड हेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप मार्किंग लोकेशंस के लिए। यहाँ पे चार चिनार आइलैंड लोकेटेड है। एंड ये चार चिनार में जो चिनार है ये एक्चुअली एक ट्री के स्पीशीज़ है। एंड ये चार चिनार आइलैंड बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो एक क्वेश्चन या तो चार चिनार आइलैंड पे आ सकता है या दाल लेक पे आ सकता है। तो इन दोनों लोकेशन को आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल में बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।